गुड मॉर्निंग क्लास। हम लेपिडोडेंड्रन के बारे में बात करेंगे। ये भी एक प्रिमिटिव लैंड प्लांट है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डिवीजन लेपिडोफाइटा, क्लास लिग्यूलॉप्सिडा, ऑर्डर लेपिडोडेंड्रल्स, फैमिली लेपिडोडेंड्रेसी, जीनस लेपिडोडेंड्रॉन। ठीक है, ये क्या है? एक प्रिमिटिव लैंड प्लांट है। लेपिडोडेंड्रॉन का बीजाणुविद वृक्षनुमा होता था। मुख्य अक्ष सीधी उदग्र 30 मीटर तथा आधार 2 मीटर व्यास का था। ठीक है, मुख्य अक्ष कैसा था? इसका सीधा था, 30 मीटर तक हो सकता था, और लगभग जिसका आधार था, बेस था, वो 2 मीटर तक का उसका व्यास था। इस तरह का ये एक छोटा वृक्ष था, बीजाणुविद वृक्षनुमा था। मुख्य स्तंभ शाखित, शीर्ष पर पत्तियों का मुकुट होता था। जो इसका मेन स्टेम है वो कैसा था? ब्रांचेस था, ठीक है, ब्रांच्ड था, शाखित था, और जो इसका शीर्ष है उस पर किसका मुकुट था? पत्तियों का मुकुट होता था। ठीक है, स्तंभ पर लीफ स्कार व लीफ कशन उपस्थित था। मतलब जो पत्तियों के निशान रह जाते हैं, लीफ स्कार से जिनको बोलते हैं, तो स्तंभ पर लीफ स्कार उपस्थित थे। ठीक है, स्तंभ का आधार स्टिग्मेटिया कहलाता था, और ये जो पादप है इसके स्तंभ यानी जो तना है, स्तंभ मतलब तना, तने का आधार क्या कहलाता था? स्टिग्मेरिया कहलाता था। तने की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो तने की अनुप्रस्थ काट में निम्न संरचनाएं दिखाई देती थीं। तने की, इसकी जो वृक्षनुमा पादप है, इसके जो तना है, इसके अनुप्रस्थ काट काटे तो इसमें हमको ये भाग दिखाई देते थे। सबसे भारी भाग तो पेरिडर्म में बांटा, और बीच वाला केंद्रीय भाग। ठीक है, पेरिडर्म यह तने में सबसे बाहर की ओर उपस्थित था। क्या था? तने में सबसे बाहर की तरफ उपस्थित था पेरिडर्म। यह कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से बनता है। जो पेरिडर्म है कैसे बनता था? कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से बनता था। कॉर्क कैम्बियम के कारण पेरिडर्म का निर्माण होता था। यह अपने दोनों ओर द्वितीयक ऊतकों को जन्म देता है। वो जो पेरिडर्म क्या करता है? अपने दोनों तरफ द्वितीयक ऊतकों को यानी सेकेंडरी जाइलम, इनको सेकेंडरी जो ऊतक होते हैं उनको जन्म देता है। ठीक है, अंदर की ओर उपस्थित द्वितीयक वलकुट की कोशिकाएं अरीय रूप से व्यवस्थित थी, और अंदर पेरिडर्म में कॉर्क कैम्बियम किसका निर्माण करता है? कॉर्क का निर्माण करता है। ठीक है, जाइलम तो वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है, सॉरी। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम कॉर्क का निर्माण करता है। अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। तो अंदर की तरफ जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाली जो कोशिकाएं थी वो कैसी थी? अरीय रूप से व्यवस्थित, रेडियल रूप से अरेंज्ड थी। ठीक है, फिर हम बात करें केंद्रीय भाग की, कि केंद्रीय भाग कैसा होता है। तो अक्ष के केंद्रीय भाग में प्राथमिक जाइलम उपस्थित था। जो केंद्रीय भाग है या सेंट्रल भाग है उसमें प्राथमिक जाइलम पाया जाता था, जिसके चारों तरफ द्वितीयक जाइलम उपस्थित था। कुछ जातियों में द्वितीयक जाइलम अनुपस्थित होता था, और कुछ में मिश्रित मज्जा उपस्थित थी। कुछ कुछ ऐसी भी जातियां हैं इसकी जिसमें द्वितीयक जाइलम नहीं उपस्थित है, यानी नहीं पाया जाता। ठीक है, और कुछ में केंद्रीय में मज्जा उपस्थित थी। जाइलम को घेरे हुए फ्लोएम पाया जाता है, जो संभवतया लंबी चालनी नलिकाओं तथा मृदुतकीय सेल्स का बना होता था। जाइलम के चारों तरफ क्या पाया जाता था? फ्लोएम पाया जाता था। और फ्लोएम कैसा था? चालनी नलिकाओं से, मृदुतकीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता था। ठीक है, तो इस तरह का ये पादप था, छोटा वृक्षनुमा था। ठीक है, बीजाणुविद था, 30 मीटर तक का लंबा हो सकता था, 2 मीटर इसका व्यास था। इसका आधार स्टिग्मेरिया कहलाता था, और जो पादप है उसका जो तना है, तने पर जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो पत्तियों का मुकुट था एक तो सबसे ऊपर की तरफ, शाखित तना था, और जब पत्तियां हट जाती हैं, मतलब विगलन परत बनने के बाद जब पत्तियां टूट के गिर जाती है, तो वहां पर उन पत्तियों के लीफ स्कार्स प्रेजेंट थे। क्या थे? लीफ स्कार्स प्रेजेंट थे पत्तियों के। ठीक है, इसका एक बार हम डायग्राम देखते हैं। ये है लेपिडोडेंड्रोन का पादप, इस तरह का दिखाई देता है ये। ठीक है, यहाँ पे जो इसका तना है इसमें बहुत सारे लीफ स्कार्स प्रेजेंट है। क्या है? लीफ स्कार्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक लिग्यूल भी प्रेजेंट होता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें लिग्यूल, तने पर इस तरह से ऊपर की तरफ बहुत सारी पत्तियां पाई जाती हैं। इनकी जड़ों को स्टिग्मेरिया सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मेरिया। ठीक है, और कोन लगे होते हैं इसमें, स्ट्रोबिलस जिनको कहते हैं, इस तरह के कोन पाए जाते हैं। तो इस तरह का होता है लेपिडोडेंड्रोन का पादप। देखो, ये है लेपिडोडेंड्रोन का स्तंभ है, उसकी अनुप्रस्थ काट का डायग्राम। ठीक है, यानी जो स्टेम है उसके अगर हम सेक्शन काटे तो इस तरह का दिखाई देता था। उसकी सबसे भारी लेयर पेरिडर्म। ठीक है, फिर ये कॉर्टेक्स हो गया उसका, मिडल कॉर्टेक्स अंदर की तरफ,
फिर और भी अंदर इनर कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ यहाँ पर जाइलम था, जाइलम के बाहर फ्लोएम के टिश्यू थे। किसके टिश्यू थे? फ्लोएम के टिश्यू थे जाइलम के बाहर। और मध्य भाग में पित्त पाई जाती थी। यहाँ पे इस तरह की संरचना इसके स्तंभ की दिखाई देती थी या होती थी। ठीक है, तो ये होता है लेपिडोडेंड्रोन का तने का अनप्रस्थ काट। इसका कोशिकीय भाग इस तरह का दिखाई देता है, मतलब जिसमें सेल्स। ये पेरिडर्म है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स हो गया, आउटर कॉर्टेक्स। मिडल कॉर्टेक्स में एयर स्पेस थे, यहाँ पे सिक्रेटरी जोन, लीफ ट्रेसेस और ये सब पाए जाते थे। मध्य भाग में जाइलम, फिर फ्लोएम और अंदर की तरफ पित्त पाई जाती थी। इस तरह की संरचना लेपिडोडेंड्रॉन के स्टेम की होती थी। अब हम देखेंगे लेपिडोडेंड्रॉन की पत्ती की आंतरिक संरचना। अनप्रस्थ काट में पत्तियों की बाह्य आकृति त्रिकोणीय होती थी, जिनकी निचली सतह पर दो अनुदैर्घ्य पंक्तियों के खांचों में रंध्र उपस्थित थे। ठीक है, त्रिकोणीय थी देखने में पत्तियां, और पत्तियों की जो अनुदैर्घ्य खांच थी उनमें रंध्र पाए जाते थे। पत्ती के अनप्रस्थ काट में एकल स्तरीय बाह्य त्वचा के ठीक नीचे मोटी भित्ति कोशिकाओं की द्विस्तरीय से बनी हाइपोडर्मिस थी, और अंदर की तरफ मतलब बाह्य त्वचा के नीचे की तरफ क्या पाई जाती थी? हाइपोडर्मिस उपस्थित थी, हाइपोडर्मिस पाई जाती थी। ठीक है, पत्तियों की हाइपोडर्मिस यहाँ पर उपस्थित थी। अब हम देखते हैं ये है लेपिडोडेंड्रोन की पत्ती। ठीक है, इस तरह की पत्ती होती है, इसकी संरचना त्रिकोणीय होती है। ठीक है, यहाँ पे बाह्य त्वचा हो गई, हाइपोडर्मिस होती है, और ऐसे धसे हुए रंध्र हैं। क्या है? रंध्र। इस तरह से धसे हुए इसमें रंध्रों की वजह से खांच पड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं पत्ती में। इसका ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है। ठीक है, संचरण ऊतक जिसको कहते हैं। तो इस तरह की अब हम देखेंगे लेपिडोडेंड्रोन का फलन पिंड, यानी इसका कोन या इसका शंकु कैसा दिखाई देता था या कैसा होता था। तो ये विषम बीजाणु पादप थे, मतलब गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु दो प्रकार के बीजाणु इसमें पाए जाते थे। विषम बीजाणु प्रकार के पादप थे। बीजाणु पर्ण निश्चित स्ट्रोबिलस में व्यवस्थित थे। ठीक है, बीजाणु जो पर्ण थे यानी बीजाणु पर्ण मिलकर के बनाते थे, स्ट्रोबिलस और शंकु बनाते थे। स्ट्रोबिलस पतले व बेलनाकार थे। ठीक है, पतले थे तो विषम बीजाणु थे। और स्ट्रोबिलस के केंद्रीय अक्ष पर कई बीजाणु पर्ण सर्पिलाकार क्रम में थे। जो स्ट्रोबिलस है यानी शंकु है, उसमें जो सेंट्रल एक्सिस है उसके चारों तरफ क्या लग रहे थे? बीजाणु पर्ण। ठीक है, सामान्यतया। और उस बीजाणु पर्ण कैसे व्यवस्थित है? सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित थे। बीजाणु धानी के अंत तथा बीजाणु पर्ण के ऊपर की ओर मुड़े हुए भाग के बीच एक जीविका या लिग्यूल उपस्थित थी। लघु बीजाणु धानी में बहुत सारे लघु बीजाणु थे और गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु उपस्थित थे। ठीक है, तो इस तरह का था लेपिडोडेंड्रॉन। लेपिडोडेंड्रॉन ठीक है, इस तरह का होता है। ये है उसका शंकु। यहाँ पे आप देखो ये विषम बीजाणु के ये कुछ मेगास्पोरेंजियम है। ठीक है, जिनमें मेगास्पोर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ माइक्रोस्पोरेंजियम है जिनमें माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। तो ये है लेपिडोडेंड्रॉन। आई होप आपको ये लेपिडोडेंड्रॉन समझ में आया होगा। इसके आगे की बात हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।